नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट और आतंकी एक्टिविटी के चलते मेहर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेहर पुलिस ने मां शारदा मंदिर में सघन जांच की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी की कड़ी निगरानी में पुलिस बल ने जगह जगह सघन चेकिंग के साथ मां मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों एवं मां शारदा मंदिर की सघन जांच की। तो वहीं साथ ही मेहर नगर पुलिस अधीक्षक ने दुकानदारों से अपील की कि श्रद्धालुओं के सामान को बिना जांच किए दुकानों में न रखें। साथ ही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल मेहर पुलिस को दें। सुरक्षा की दृष्टि से आज हम ये शारदा माई धाम में चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस चारों तरफ सबके पर फैली हुई है। किसी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्तियों को तलाशी ली जा रही है, चेक की जा रही है। दुकानदारों को यहाँ सभी को समझाइश दी गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु लावारिस पड़ी हो या कोई उनके पास दिखने आए प्रकाश के नाम पे तो बिना चेक के बिल्कुल अपने पास न रखें और पुलिस को सत्कार चाहते हैं कि हमारी कोई फोटो ही ना खींचे। दोनों जना बैग चेक करो, बैग चेक करो। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में अलर्ट हाई अलर्ट लागू किया गया है। निर्देशों के बाद शाहजहांपुर पुलिस ने भी सख्ती बढ़ाते हुए रात भर शहर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए बस स्टैंड, होटल, लॉज, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीमों के साथ पहुंचकर गहन जांच करवाई। यात्रियों के सामान, पार्किंग में खड़े वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की बारीकी से पड़ताल की गई। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति, हॉस्टल भत्ता और शैक्षणिक योजनाओं की अव्यवस्थाओं को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति जैस यानी छात्र संगठन द्वारा कलेक्टर चौराहे पर महा आंदोलन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र सुबह टंटिया भील चौराहे पर जुटे और वहां से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचे। छात्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संगठनों के नेताओं ने बताया कि ज्ञापन में कई अहम मुद्दे शामिल किए जाएंगे, जैसे कि पिछले 3 सालों से बंद पड़ी छात्रवृत्ति, हॉस्टल भत्ता, दिव्यांग छात्रों के लिए भत्ता और अन्य शैक्षणिक योजनाओं में चल रही अव्यवस्थाएं। उनका कहना है कि ये योजनाएं के बंद होने से लाखों छात्र आर्थिक तंगी से और पढ़ाई में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बच्चों को, जिसके कारण परसों एग्जाम है 13 तारीख से। तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि 50% फीस पे करो। अगर फीस होती तो मैं स्कॉलरशिप पे एडमिशन नहीं लेते बच्चे। अब वो बोल रहे जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। मांगे यही है कि स्कॉलरशिप और आवास योजना जो मिलते हैं ना वो नहीं मिल रहा। और कुछ बच्चों के तो जो आवास का और स्कॉलरशिप का फॉर्म डल रहा था वो भी डिलीट हो जा रहा है आगे से ही। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे के अंदर बैठे थे, जमीन पर बैठे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमको यही करना पड़ेगा, नहीं तो परसों हमको एग्जाम नहीं देने दी जाएगी। कुछ नहीं होता, आंदोलन जारी रहेंगे, हम यही रहेंगे। देखिए, हमारे SC ST OBC के जो छात्र छात्रा है उनके विगत दिनों कई सालों से इनकी जो छात्रवृत्ति रोकी गई है और इनमें कई घोटाले भी हुए। इसको लेकर जय छात्र संगठन ने आज आंदोलन करा है। ये तो अब हमारे यहाँ के जो लोकल लाइट और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो है, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो ये पूरे राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय पे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? जो शिक्षा के विभाग में जो भी भ्रष्टाचार होता है
जो हमारे ST-SC के बच्चों ने, OBC के बच्चों ने जो पढ़ने लिखने आते हैं, गरीब परिवार से ही आते हैं, अगर उनको छात्रवृत्ति ही रोक ली जाएगी तो उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि हमारे साथ शोषण अत्याचार ना करें, क्योंकि हमारे पास बस यही चीजें हैं जो इससे हमारे पढ़ने का एक जो चीजें हमारी छात्रवृत्ति है वो मिल रही है, आप उसको भी ना रोकें। कहाँ से विद्यार्थी आए हैं? ये पूरे इंदौर के विद्यार्थी हैं। अभी जो कॉलेज और लाइब्रेरी जो कोचिंग के पढ़ते हैं वो विद्यार्थी और छात्र संगठन के सभी लोगों ने। कहाँ से कहाँ तक आपने पैदल मार्च करा है? देखिए, यह हमने टाइम टेबल चौराहे से लेकर कलेक्टर ऑफिस पर ये पैदल मार्च निकाला है और आज ज्ञापन यहाँ पे देंगे कलेक्टर महोदय को। तो ज्ञापन देने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है तो? देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और जिला स्तर पे यह आंदोलन होगा, और क्योंकि यह हमारे हक अधिकार हम छीन के लेंगे इनसे। इसमें इंदौर की जितने भी कॉलेज है सभी हमारे जैसे छात्र संगठन के जो बच्चियां हैं, छात्रा हैं, सभी लोगों ने, सभी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज से आए? प्राइवेट कॉलेज से भी, गवर्नमेंट कॉलेज। उधर भोपाल ग्रामीण के बैरसिया से नरसिंहगढ़ जाने वाले मार्ग पर कंक्रीट पाइप डालकर वैकल्पिक रास्ता बनाए जाने के विरोध में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष रामभाई मेहर ने सैकड़ों ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल और जल सत्याग्रह किया। भारी भीड़ और जनसमर्थन के बीच में उन्होंने बैरसिया SDM आशुतोष शर्मा को ज्ञापन सौंपा। SDM ने 7 दिनों के भीतर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का आश्वासन दिया, तो इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहे। पार्वती मैया, देखिए, ये विगत 8-10 महीनों से पार्वती नदी का पुल जो कि बैरसिया और नरसिंहगढ़ के मुख्य मार्ग पर है, और यहाँ के सैकड़ों गांवों का व्यापार नरसिंहगढ़ से चलता, नरसिंहगढ़ का व्यापार घर चलता, बहन बेटी नाते रिश्तेदारी सब यहाँ पर है। वो संपर्क लगभग 8-10 महीने से टूट गया। 70-80 किलोमीटर दूर घूम के उनको जाना पड़ता है सबको अपने काम के लिए। विगत 8-10 माह से यहाँ के विधायक विष्णु खत्री और न सांसद और उधर के विधायक ब्यावरा के और मंत्री कुछ ध्यान नहीं दे रहे। तो हम लोगों ने आज एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की थी कि भाई अभी हमें इसको 8-10 महीने से देख रहे हैं कि यहाँ के विधायक उदासीन है और कोई काम नहीं कर रहे हैं पुल के लिए, और आने वाले 1-2 साल तक ये पुल फिर नहीं बनेगा, ऐसा हमको प्रतीत नजर दिखाई दे रहा हमको कि 1-2 साल तक पुल नहीं बनेगा। तो हमने सिर्फ ये मांग की कि ये पार्वती नदी के पास से वैकल्पिक रास्ता 30 फुट वैकल्पिक रास्ता मजबूत कंक्रीट की पाइप डालकर बना दिया जाए, जिससे आवागमन सुलभ हो जाए और किसानों को, महिलाओं को जो स्कूल शिक्षा करने जाते हैं, वहाँ पढ़ने जाते हैं स्कूल शिक्षा में, और जो स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करने के लिए आते जाते हैं उनके लिए भी फायदा हो जाए। ये हमारी मांग है। इस भूख हड़ताल के माध्यम से आज हमने सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान कांग्रेस भोपाल ग्रामीण के नेतृत्व में हमारे साथियों सहित पूरी हमने यहाँ पर भूख हड़ताल आयोजित की थी। और इसके बाद में हमने जल में खड़े होकर, पार्वती नदी के जल में खड़े होकर जल सत्याग्रह करते हुए हमने SDM साहब, तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की है कि 1 सप्ताह के अंदर ये वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए। एकीकृत माध्यमिक शाला करमोदी में महिला शिक्षक के साथ शराब के नशे में अभद्रता एवं गाली गलौज का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अतिथि शिक्षक श्रीवास्तव के साथ गांव का व्यक्ति रामनारायण गुर्जर स्कूल ग्राउंड में आकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद शिक्षिका ने गैरतगंज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, कल लगभग शाम के 4:15 पर मैं अपने स्कूल के ग्राउंड में थी, बच्चियां थी और मैं उपस्थित थी, बच्चियां खेल रही थी जी। तो सर, गांव के एक व्यक्ति आए, रामनारायण गुर्जर जी, तो उन्होंने, वो ड्रिंक किए हुए थे। अच्छा। वो अपनी बच्ची को लेने आए थे, तो बच्ची को लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक से सर उन्होंने थोड़ी सी मतलब अभद्रता शुरू कर दी, थोड़ा सा गलत बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो मैं समझा रही थी उनको कि आप यहाँ पर गलत मत बोलिए, आप स्कूल में गलत मत बोलिए, तो आप ड्रिंक करके अंदर आए हैं। वो ये सारी चीज सुनने को तैयार नहीं थी और अश्लील शब्द बोल रहे थे, अश्लील इशारे कर रहे थे। मैं थी, बच्चियां थी मेरे साथ में स्कूल की, 8-10 के लगभग बच्चियां थी। मैं उनको मना भी कर रही सर, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। एक व्यक्ति था रामनारायण गुर्जर जी, वो शराब पी के आया और हमारी जो शिक्षिका है उनसे अभद्र व्यवहार किया उसने जी, गाली गलौज की और अश्लील हरकतें भी की उसने। अच्छा, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है आपके यहाँ से? वो कंप्लेंट की गई थी थाने में जी जी। और कितने शिक्षक हैं स्कूल में? 6 हैं।
उस समय कोई था शिक्षक यहाँ पर पदस्थ जब मैडम थी और जब घटना नहीं, घटी? मैडम उस समय अकेली थी। अच्छा, अकेले ही थे उस समय। तो अक्सर मैम अकेले ही रह जाते हैं शाम के टाइम या कल ही ऐसा हुआ है? कल ही ऐसा हुआ है क्योंकि उनकी अटेंडेंस की शिफ्ट चेंज हो गई थी। जी जी। और भी गेस्ट टीचर हैं या अकेले मैम? एक और। ये कब से हैं आपके यहाँ पर गेस्ट टीचर? जुलाई से, 1 जुलाई से। जुलाई से लेकर अभी तक? और पहले भी कभी कोई वारदात हुई है क्या ऐसे कुछ? नहीं, ऐसी नहीं हुई, किसी ने गाली गलौज नहीं की। हालांकि कंप्लेंट करने आए 1-2 पेरेंट्स दंडता के उसमें जी, लेकिन इस प्रकार का नहीं हुआ अभी तक। उधर पुंजापुरा के ग्राम चंदूपुरा में 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी सतीश मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम को आरोपी के द्वारा खेत से आ रही 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद लड़की को हॉस्पिटल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बालिका के स्वास्थ्य में सुधार है। आरोपी सतीश मौर्य से पूछताछ जारी है। उधर इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में कुछ दिन पहले हुए भीषण सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरा छात्र अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। 3 दिवस पहले एक घटना हुई थी जिसमें कि लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार जिसमें 3 लोग थे उनको टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 में से 2 लोगों की, एक आयुष और दूसरा कृष्णपाल, इनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरे को उसमें हॉस्पिटलाइज किया गया है और अभी उसका इलाज चल रहा है। इसमें केस रजिस्टर किया जाकर आपराधिक मानव का केस रजिस्टर किया गया। उसमें पता चला था कि इसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइविंग जो देवराज कर रहा था। तो इस पर से ये थाना लसूड़िया की टीम ने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें कि देवराज जो कि गाड़ी चला रहा था, उसमें साथ में शिवम था और तीसरा दीपांशु था। एक अन्य चौथा आरोपी फरार है, इसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। कार ये अभिजीत कुशवाहा के नाम से थी, जो कि शिवम का बड़ा भाई है। शिवम जो अभिजीत का भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ लेकर इस पर देवराज चला रहा था। इसे उसी दिन शाम को ये गाड़ी लगभग 8 बजे करीब गाड़ी को उन्होंने उठाया। उधर नरसिंहपुर के गाडरवारा में डमरू घाटी 132 केवी विद्युत सब स्टेशन के पास पिछले 24 घंटे में लगभग 1 दर्जन गायों की मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों और डॉक्टरों ने गायों की एक साथ मौत पर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। वहीं डमरू घाटी के निवासी ममताबाई ने थाना गाडरवारा में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325 बीएनएस के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने पशु चिकित्सा विभाग को मृत गायों का पोस्टमार्टम कर कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया है। जाइए थाने पर। ममता यादव हैं, महिला है, डमरू घाटी रहती है। उनका कहना है कि उनकी गाय आज सुबह मृत अवस्था में मिली है उनके घर के पास में। तो एक गाय है जो बीमार पड़ी हुई है। तो उसके अलावा उन्होंने देखा कि कुछ और गाय भी खत्म हुई थी, तो उसकी जांच कराई, तस्दीक कराई, तो कुछ और गाय वहाँ पड़ी है। तो एक अपराध दर्ज किया है 429 का हमारे द्वारा 325 बीएनएस का ममताबाई यादव की रिपोर्ट पे, और जो मृत गाय हैं उनका पीएम कराया जा रहा है, विवेचना की जा रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। 8 गाय मर चुकी हैं। 2 गाय मेरी थी उसमें। कहाँ का मामला है, कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था? ये डमरू घाटी के आसपास। क्या कार्यक्रम हो रहा था? तो फलदान का है, लगन फलदान। तो अभी आता कि जहाँ एक और उच्च न्यायालय और सांसद राष्ट्रमाता घोषित करने की भी बात कर रहे हैं, और वहीं पे यहाँ पर हमने देखा है कि 4 घंटे तक माता जी यहाँ पर है, तो दवा बना के दवा पर मुझे करनी और सोचते वक्त आए भार्गव जी आप जब अपराध पंजीबस्त किए। तो जब इतने मामले में मुख पशु वो तो बताएगा नहीं कि किसने मारा है या किसकी पॉइजन हमने खाया है। दायित्व तो प्रशासन का है।
सुप्रसिद्ध कथाकार संत मुरारी बापू एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए बापू ने कहा कि इंदौर तीर्थभूमि है और यहां आकर हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने महाकाल, ओंकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी पावन स्मृतियों का हवाला देते हुए इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। बापू ने बागेश्वर धाम के लिए शुभकामनाएं और प्रभु प्रार्थना भेजी। दिल्ली में हाल ही में हुई घटना पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने समाज को सतर्क रहने और मानवीयता और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। संक्षिप्त प्रवास के बाद वे देर शाम इंदौर से आगे के लिए रवाना हो गए। मैं अपने पारिवारिक कारण से यहाँ आया हूँ। हमारे एक माताजी का निर्वाण हुआ, तो इसीलिए मैं खास करके परिवार फिर भी यहाँ आने का एक प्रसन्नता तो होती है। ये भूमि तीर्थ भूमि है, यहाँ महाकाल, ओंकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई की ये भूमि है, इसका विशेष आनंद है। गुरुदेव, बागेश्वर धाम की एक यात्रा निकल रही है, हिंदू पद यात्रा, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या नहीं, मुझे समाचार मिला था, मैं व्यस्त रहता तो मैंने लिखित मेरी शुभकामना और प्रभु प्रार्थना भेज दी थी। इस तरह की यात्रा निकलना चाहिए देश भर में जिस तरह से। अब वो तो वही बता सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो कल देखता है वो बहुत दर्दनाक पड़ रहा है। बहुत जो मृतक हुए हैं उसके लिए मेरी श्रद्धांजलि, उसके परिवारजनों के लिए मेरी दिलसोजी, और जो इंजर्ड हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन भारत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो पता नहीं लगता। तो ऐसी घटनाएं पीड़ा देती है। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उस पर ना, मैंने तो आज सुबह अखबार में ही पढ़ा और विगत मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हॉकी इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारी, ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने वाला क्षण है, जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है।
हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले के महू में 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राघवी थाना जिला उज्जैन के तत्कालीन थाना प्रभारी दिवंगत रामचंद्र कोली के परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। महू अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि टीआई कोली की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण हुई थी। अदालत ने बीमा कंपनी को तर्कों को खारिज करते हुए मृतक अधिकारी के परिवार को 40 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित 30 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला पुलिस रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के आधार पर दिखाया गया है। वहीं बता दें आपको कि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बनेगा। दरअसल ये जो दुर्घटना हुई थी वो 2020 में हुई थी। मृतक रामचंद्र कोहली जो थे यह राघवी थाने के टीआई थे। यह अपनी पत्नी जो थी इनकी कलाबाई, उनके साथ में अपनी कार से इंदौर से राघवी थाने जा रहे थे। वहां पे थाना क्षेत्र सावेर के अंतर्गत इनकी जो कार थी वह आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई थी। तत्पश्चात ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इनकी डेथ हो गई थी। फिर परिजनों द्वारा हमारे माध्यम से हमने क्षतिपूर्ति याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की थी। उसमें बीमा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली गई थी कि इनको प्री हार्ट डिसीज थी और इनके द्वारा पहले भी इनके हार्ट की बीमारी से पीड़ित थे और इनका इलाज जारी था, जिसका पेपरों में भी वर्णन था। और बीमा कंपनी ने यह तर्क था कि इनकी जो डेथ है वह हार्ट अटैक के कारण हुई है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे ये आगे ट्रक में टकरा गए और जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इंदौर जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन पत्रक समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। 10 नवंबर तक सभी बीएलओ को पत्रक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आधे से अधिक मतदान केंद्रों के पत्रक अब तक प्रिंट नहीं हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही वेंडर को प्रिंटिंग का ठेका दिया था, जो कि समय पर पत्रक नहीं दे पाया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि 1200 से अधिक मतदान केंद्रों के पत्रक तैयार हो चुके हैं और बाकी जल्द उपलब्ध हों।
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने राव क्षेत्र में हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए सभी कारखानों को 15 दिनों के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिट कराने के बाद प्रशासन को रिपोर्ट सूचित करनी होगी, जिसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे। चाहे कारखाना पहले सील किया गया हो या अभी संचालित हो, सभी को फायर सेफ्टी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हमारे जिले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई थी। तो ये राऊ में एक कारखाना था जहां पर टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह का काम होता था, केमिकल्स का, और उसके बाद वहां पे आग लगी और उसमें दुखद घटना हुई। तो उसमें देखा गया कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के मानक के हिसाब से जो इक्विपमेंट होने चाहिए, जो व्यवस्था होनी थी, वो नहीं थी। तो उसके बाद ये विषय इतना गंभीर था, इसके कारण फिर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे और संस्थानों पर, कारखानों पर कार्रवाई करी, उनको सील भी किया, और ऐसे जब सभी संस्थान जहां पर व्यवस्था नहीं थी वो सील भी किया गया। फिलहाल चूंकि ये पाया गया कि बहुत सारे संस्थानों में इस प्रकार के छोटे छोटे, मतलब जो दिखने में विषय छोटा लगता है कि वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा है, लेकिन जब वो नहीं होता और जब दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम बहुत ही घातक और गंभीर होते हैं। ये फैसला किया गया कि सभी जो कारखाना संचालक हैं उनको एक 15 दिवस का एक अवसर दिया जाता है कि वो सभी लोग अपने अपने कारखानों में उचित गुणवत्ता के, उचित मानक के हिसाब से फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट और व्यवस्थाएं कर लें, फायर ऑडिट करा ले, और प्रशासन उनको समझ देता है। लेकिन उसके बाद हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे, जिसमें कारखानों को सील भी किया जाएगा और जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।